हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले पिछली कक्षाओं में पढ़े गए कुछ संख्याओं से संबंधित परिभाषाओं को रिवाइज कर लेते हैं, जिसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। स्टूडेंट्स, मेरा वादा है कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो वास्तविक संख्या से संबंधित जितने भी डाउट्स आपके मन में होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है प्राकृत संख्याएं। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो। प्राकृत संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग गिनने में किया जाता है, अर्थात गिनती की संख्याएं ही क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4 डैश डैश इनफाइनाइट तक। ये अनंत तक चला जाएगा। अनंत कोई संख्या नहीं है, एक संकेत है, लिखा नहीं जा सकता। यहां पर 1 से अनंत तक मैंने लिखा है, शून्य को नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि शून्य एक गिनती की संख्या नहीं है। कैसे? हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हम गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। क्या शून्य से स्टार्ट किया जा सकता है? 0, 1, 2, 3, 4। क्या 4 उंगलियां हैं? नहीं, तो गलत। इसलिए शून्य को मैं यहां पे लिख देता हूं, शून्य गिनती की संख्या नहीं है। गिनती की संख्या नहीं है, जिसका अर्थ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड नंबर में आता है हमारा पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में हम शून्य को भी सम्मिलित कर दें, जिसे अभी हमने प्राकृत संख्या में छोड़ा था, गिनती की संख्या नहीं माना था, शून्य को छोड़ा था। यदि अब उसी शून्य को हम इस गिनती की संख्या में जोड़ देते, जोड़ने का मतलब उसको उस समूह में ऐड कर दें, तो जो समूह बनता है वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी के इस कैपिटल अक्षर W से ही प्रदर्शित करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। थर्ड में हमारा आता है पूर्णांक संख्या, जिसे अंग्रेजी में इंटीजर्स नंबर कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पे आप ध्यान देना, मैंने यहां पे n से डिनोट किया है। n क्या है? हमारा प्राकृत संख्या। और यहां पे मैंने W लिखा है, W है हमारा पूर्ण संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक समूह और पूर्ण संख्याओं का समूह के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे यहां पे मैं लिख के बताता हूं, पूर्णांक संख्या को I से, इस I से या Z से भी प्रदर्शित करते हैं। Z एक जर्मन शब्द जहलेन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना, और जहल एक और शब्द होता है जिसका अर्थ होता है संख्या से। तो I बराबर Z बराबर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये इनफाइनाइट तक चला गया। यहां पे पूर्णांक संख्याएं 3 भागों में बंट जाता है। शून्य के बाईं ओर की संख्याओं को
हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और शून्य के दाहिनी ओर की सभी संख्याओं को हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। और ये जो शून्य बचता है ये ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। शून्य कोई एक ऐसी संख्या है जो न धनात्मक की श्रेणी में आता है ना ही वह ऋणात्मक की श्रेणी में आता है। यह आपको एक बात और ध्यान रखना है कि शून्य से ऋणात्मक जो पूर्णांक होती हैं वो छोटी होती हैं और शून्य से सभी धनात्मक पूर्णांक बड़े होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखे देता हूँ, निगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो सभी छोटे होते हैं 0 से, और 0 से सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। अब हमारा आता है चौथे नंबर पे परिमेय संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल रेशियो शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अनुपातिक। मैं इसके बारे में यहाँ पे लिख के आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटा Q अर्थात अंश और हर, अंश और हर के रूप में जिसे लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। किंतु इतना ही कह देना परिमेय संख्या का पूर्ण परिभाषा नहीं है। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, क्योंकि जनरली हमेशा बोल देते हैं कि जिसे P बटे Q के में लिखा जाता है वो परिमेय संख्या, जिसे नहीं लिखा जाता वो अपरिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि P जो है पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं, तथा Q कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। पूर्णांक अभी हमने देखा, पूर्णांक संख्याएं, ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं। तो P शून्य भी हो सकता है। जितनी भी यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं लिखी हैं वो P अर्थात अंश में हो सकता है, लेकिन हर में शून्य के अलावा ये सभी संख्याएं हो सकती हैं, शून्य नहीं हो सकती। ये इसके लिए कंडीशन है। अगर कहें हम कि ये √3/1 या √3/2, इसे तो भी हम P बटे Q के रूप में लिख दिए, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये P जो अर्थात जो √3 है वह पूर्णांक संख्याएं नहीं है, इस समूह में वो नहीं आता। इसलिए P बटे Q के रूप में लिखा तो जा सकता है, लेकिन यह परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर Q से प्रदर्शित करते हैं, क्यूशिएंट्स, जिसका अर्थ होता है भागफल। बताऊं, शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, वह एक परिमेय संख्या है। 1 को भी हम लिख सकते हैं 1/1, 1 भी एक परिमेय संख्या है। 7/5 परिमेय संख्या है। -25/3 परिमेय संख्या है। 7/-4 परिमेय संख्या है। यानी कि इस तरीके से जितनी भी आपको संख्याएं मिलेंगी वो सब क्या है? परिमेय संख्या। और 2.5 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं सभी धनात्मक हो सकती हैं, ऋणात्मक हो सकती हैं, दशमलव में हो सकती हैं, अर्थात भाग में भी हो सकती हैं, क्योंकि ये रेशनल शब्द जो था रेशियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अनुपात, अर्थात इसे अनुपातिक रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे 2:5, अर्थात ये 2/5। तो ये क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। सभी प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो मैं कहता हूं कि ये Q जो है, Q अर्थात परिमेय संख्या जो है वो नेचुरल नंबर भी होगा, अर्थात प्राकृत संख्या होगा, होल नंबर्स भी होंगे, और पूर्णांक संख्याएं I या Z, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं, और परिमेय संख्या जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है वो तो परिमेय संख्याएं हैं, अर्थात इन्हें सबको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अगला आता है अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में इर्रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन इसका जो संकेत होता है आई ना हो करके, इसे हम QC से डिनोट करते हैं, क्योंकि C एक कंप्लीमेंट है। जैसे √2, √3 और ले लो √5, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता। हमने कक्षा 8 में पढ़ा था, ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल अगर नहीं निकल रहा है तो वो सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और ले लो एक और आता है पाई। यहां पे मैं बताऊं पाई का जो मान होता है वो 22/7 हम गणना के लिए ले लेते हैं, लेकिन पाई का मान 22/7 एग्जैक्टली नहीं है, ये लगभग मान है। क्या? पाई बराबर 22/7 जो है वो लगभग है, इसलिए पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। 22/7 Q अर्थात परिमेय संख्या है, और पाई QC अर्थात यह अपरिमेय संख्या है। और ऐसे ही एक होता है गोल्डन अनुपात, आपको हायर क्लास में मिलेगा। ये भी एक अपरिमेय है, एक यूरल संख्या भी होता है। और मान लो 0.01001001001 ये अगर इनफाइनाइट तक जाता है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। और ऐसी संख्याएं जो 2.5, 3, 6, 9, 4, 3, 2 अगर ये इनफाइनाइट तक जाता है तो भी वह अपरिमेय संख्या है। हम देख लेते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ये सभी, आपने जितने भी ऊपर की संख्याएं देख रहे हैं ये सभी संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं हैं, अर्थात सभी प्राकृत, सभी पूर्ण, सभी पूर्णांक, सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब वो चाहे धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, दशमलव में हो, भाग में हो, किसी भी रूप में हो, अनुपात में हो, बटे में, किसी भी फॉर्मेट में हो, तो वह सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अतः मैं यहाँ पे लिख दूं, इसे R से ही प्रदर्शित करते हैं, रियल नंबर को R से, अर्थात नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर और परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याएं अर्थात इर्रेशनल नंबर। ये सभी क्या हैं? ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जो 2 से पूरा जिनका 2 से पूरा भाग चला जाता है वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसको इवन नंबर बोलते हैं, इसको ई से डिनोट कर देते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी क्या हैं? सम संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। विषम संख्याएं जिन्हें ऑड नंबर बोलते हैं, इसे ओ से प्रदर्शित कर देते हैं। जो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के से विभाजित होती है, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। आप देख लो, 2 कम 2 1 दूना 2, 3 1 कम 3 3 1 कम 3 1 तिहाई 3, ऐसे केवल स्वयं और एक के अलावा ये किसी से विभाजित नहीं होंगी। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहते हैं। भाज्य संख्याएं
ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है। स्वयं से तो विभाजित होता ही है, एक से विभाजित होता है, लेकिन इनके अलावा कोई ना कोई और ऐसी संख्या होंगी जिससे भी वह विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूं, 4, 6, 8, 10, 9 भी आएगा, 9, 10, 12, 15, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहां पे मैं बताना भूल गया, अभाज्य संख्या में एक ये ऐसी संख्या है, 2 ऐसी इकलौता सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। बाकी सभी सम संख्याएं सम संख्याएं हैं, लेकिन वह अभाज्य संख्याएं नहीं है। इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कामन जो दोनों में हो, जो चीजें दोनों में होती हैं, जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, अर्थात एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक एक हो, दूसरे रूप में हम कह सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं वह सदैव जोड़े में होती हैं। जैसे लगातार 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का समूह बना दो, वो आपको मिल जाएंगे सहअभाज्य संख्याएं, 1 और 2, 2 और 3। लेकिन इसके साथ साथ आप भी 7 और 8 ले लो, लगातार 2, 9 और 10, 25 और 26, ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं। क्यों? क्योंकि 25 और 26 में केवल और केवल एक है, एक उभयनिष्ठ है। 7, 8, 9, 10 आप इन सब में देख सकते हो, एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। ऐसी संख्याओं को हम असहअभाज्य संख्या कहते हैं। अभी तक हमने प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और यहाँ तक कि सम, विषम, भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा है। वास्तविक संख्याएं में सबसे पहला टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका शब्द से आपको डरना नहीं है, बहुत ही आसान है। मैंने यहाँ पे प्रमेयिका लिख के रखा है। प्रमेयिका को अंग्रेजी में हम लेम्मा कहते हैं। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये मेन है कथन। इसे पढ़ने पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यूं समझाता हूं कि मान लो कि हमारी मम्मी ने खाना बनाकर रख दिया और कहा कि बेटा जब आपको भूख लगे तो खा लेना। बस यूं ही समझो इसको कि किसी गणितज्ञ ने एक हमको कथन दिया, सिद्ध करके दिया और कहा कि इसे जब आपको आवश्यकता पड़े तो आप उसका यूज कर लेना। बस यूं ही है ये, यूं ही एक प्रमेयिका, एक कथन है जिसको दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरीके से अपनी भूख को मिटाने के लिए खाना को खा लेंगे, है ना। अब मैंने यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को भी लिख के रखा है। इसको मैंने लिखा इसलिए पहले क्योंकि इसके शब्दों में गहराई है। ये एक एक शब्द इतने सटीक लिखे गए हैं। सबसे पहले हम इनके शब्दों के अर्थ को समझते हैं। यदि हम इनके शब्दों के अर्थों को समझ लिया तो समझो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको एकदम आसान हो गया। आइए इसको पढ़ते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी, 2 धनात्मक पूर्णांक हमने अभी पढ़ा है कि धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है? 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक, ये धनात्मक पूर्णांक है। हमने ऋणात्मक पूर्णांक भी देखा था, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए लागू किया गया है, लिया गया है। यह
ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए भी लागू किया जा सकता है, लेकिन हम उसकी चर्चा यहां पे नहीं करेंगे। आगे चलिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय, मैंने यहां पे डैश करके रखा है अद्वितीय। अद्वितीय बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको मैं आगे आपको समझाता हूं। अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, अद्वितीय का अर्थ आपको समझ में आ रहा है कि अद्वितीय जिसके जैसा दूसरा ना हो, फिर वो है अद्वितीय। वो कैसे, इसमें मैं समझाऊंगा। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या भी हमने अभी पीछे पढ़ा है, कौन कौन होती हैं? 0, 1, 2, 3, ये पूर्ण संख्याएं हैं। Q और R विद्यमान है। Q और R, यहां Q का अर्थ भागफल से लिया गया है, क्वोशिएंट से लिया गया, और R रिमाइंडर है। हमें ऐसे समझना है कि Q भागफल है और R शेषफल। विद्यमान है कि A=BQ + R, जहां R 0 से बड़ा और बराबर होगा लेकिन B से छोटा। इसे समझने के लिए मैं यहां 3 एग्जाम्पल लेके रखा है, बहुत ही सटीक है। चलो इससे और समझते हैं। इसको डिवाइड करते हैं। 29 को 7 से डिवाइड करें। 7 चौके 28, माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। 6 चौके 24, माइनस करेंगे तो 0। अब यहां पे आके हमारी गाड़ी फंस गई, क्योंकि ये तो एकदम आसान थे, यहां पे हम फंस रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं, लर्न नो टेंशन है। 9 एकम 9 और 9 दूना 18। हमें यहां दशमलव लेकर भाग नहीं करना है, हमें शेषफल लाना ही है। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि Q और R विद्यमान है, भागफल और शेषफल विद्यमान है, इसलिए हमें भागफल और शेषफल लाना ही है। इसके जस्ट पीछे जाओ। 9 शून्यम 0, माइनस करेंगे तो 5। यहां 29 को मैं क्या लिख सकता हूं? 29 बराबर 7 गुणे 4 धन 1। 24 को मैं यहां लिख सकता हूं 6 गुणे 4 धन 0। 6 चौके 24 और 0 0, मतलब 24 ही रहेगा। यहां पे मैं 5 को लिख सकता हूं 9 गुणे 0 धन 5। 29 हमारा क्या है? भाज्य। ये है हमारा भाजक, ये हमारा भागफल और ये हमारा शेषफल। यदि मैं इस 29 को, इस भाज्य को A मान लूं, इसको B मान लूं, और हमारा भागफल है 4 को मैं Q मान लूं, और शेषफल 1 जो है उसे मैं R मान लेता हूं, रिमाइंडर्स R। इसी प्रकार से इससे आपको समझा देता हूं कि 24 भाज्य है और हमने 24 को क्या मान रखा है? A। 6 को क्या मान रखा है? B। 4 को हमने क्या मान रखा है? Q। इसको चाहे आप ऐसे लिखें या BQ प्लस 0 रिमाइंडर को हमने क्या माना है? R। 0 को हमने R माना है। अब आप देख रहे हैं कि 29 को जब 7 से डिवाइड किए तो शेषफल 1 मिला, 24 को 6 से डिवाइड किया तो शेषफल 0 मिला, और 5 को 9 से डिवाइड किया तो शेषफल हमें 5 मिला। यानी कि शेषफल सदैव भाजक से छोटा मिल रहा है। 9 से छोटा 5, 6 से छोटा 0, ये भी भाजक से छोटा शेषफल मिला। यहां भी हमें भाजक से शेषफल 1 छोटा ही मिला। किन्हीं दो संख्याओं में से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से यदि हम भाग देंगे तो शेषफल सदैव भाजक से छोटी मिलेगी। यह क्लियर है। अब इस अद्वितीय शब्द को मैं समझाता हूं, क्योंकि ये तो हमने समझ लिया कि भाजक से शेषफल सदैव छोटा ही होगा, तभी हमारा भाग सही है, अन्यथा गलत।
लेकिन यदि मैं 29 को 7, तो क्या मैं इसको 7 त्रिक 21 और शेषफल आया 8 माइनस करने पर, तो हमारा अभी शेषफल भाजक से बड़ा है, क्या फिर भाग जाएगा? चलो भाग करते हैं। तो 7 एक कम फिर 7, शेषफल आया 1, लेकिन भागफल हमें क्या मिला? 31। जब आप भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल करेंगे तो ये तो भाज्य से भी ज्यादा हमें मिल गया ना। इसका मतलब क्या है कि यह भाग की जो ये क्रिया है वो गलत है। कभी भी हमें 29 बराबर 7 गुणे 3 धन 8, अर्थात यह हमारा Q है और यह हमारा R। क्या 29 को 7 से भाग देने पर कभी भागफल 3 मिलेगा तो और शेषफल 8, तो क्या कभी भागफल 4 मिलेगा या शेषफल 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भाग जो हमने किया वो एकदम गलत है। यदि 29 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो सदैव हमेशा शेषफल 1 ही मिलेगा और भागफल 4 ही मिलेगा। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं जो 29 को 7 से डिवाइड करें तो हमें कोई भागफल और शेषफल मिले। जिसे कहा गया है अद्वितीय, मतलब इनके 4 और 1 के अलावा कोई दूसरा पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा यदि 29 को 7 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार से इसको और इससे डिवाइड किए हैं तो भागफल 4 और शेषफल 0 ही मिलेगा, कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से 5 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें भागफल 0 और शेषफल 5 मिलेगा और कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया है अद्वितीय। शेषफल सदैव भाजक से छोटा होगा, वह 1 भी होगा, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से बड़ा कभी नहीं होगा। इसलिए जो रिमाइंडर सदैव बड़ा और बराबर होगा 0 से, लेकिन R जो होगा वह सदैव B अर्थात क्या है हमारा भाजक। B हमने किसको माना? भाजक। ये भाजक से शेषफल छोटा ही होगा और यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। स्टूडेंट्स, हम अगले वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और उनसे संबंधित प्रश्नों को सरल करना सीखेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।